सही है। तो हम क्या कह रहे थे कि बेटा सोर्स डाटा कंपोनेंट्स, हम कहाँ कहाँ से डाटा वेयर हाउस के अंदर डाटा एंटर होता है बेटा, तो हम कहते हैं द सोर्स डाटा कमिंग इनटू द डाटा वेयर हाउस में बी ग्रुप्ड इनटू फोर ब्रॉड कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन डाटा। जब हम बेटा प्रोडक्शन डाटा की बात करते हैं, इट मीन्स द ऑर्गेनाइजेशन और अ फर्म विच प्रोड्यूसेस डाटा, ठीक है, उस डाटा की बात हो रही है। इंटरनल डाटा मीन्स कि उनकी इन्वेंट्री का डाटा क्या है, उनके ऑर्डर्स क्या है। आर्काइव डाटा हम बहुत डेप्थ में देख चुके हैं कि the older data which is not used now may be used for further decisions, or it is used important for the organization. एक्सटर्नल डाटा हमने वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो देखे कि वेदर का इम्पैक्ट या कोई पैराडेमिक आ जाता है, तो वो सारे एक्सटर्नल डाटा के अंदर आता है। तो इन सबको जो है वो हम बेटा डाटा वेयर हाउस के अंदर एज इनपुट ले रहे होते हैं डाटा को। अब जो सेकंड चीज है डाटा स्टेजिंग, जो ऊपर अभी हमने बात की थी, तो वो क्या है बेटा, डाटा स्टेजिंग प्रोवाइड्स अ प्लेस एंड एन एरिया विद द सेट ऑफ फंक्शंस टू क्लीन। तो डाटा स्टेजिंग क्या प्रोवाइड करता है बेटा, वो प्लेस प्रोवाइड करता है वेयर यू हैव टू क्लीन योर डाटा, you have to apply functions on your data, you have to change your data, you have to combine your data, you have to convert your data, you have to remove duplication, ठीक है, एंड प्रिपेयर सोर्स डाटा फॉर स्टोरेज एंड यूज इन द डाटा वेयर हाउस। तो आप क्या करते हैं बेटा, स्टेजिंग के अंदर वो सारी चीजें जो है वो परफॉर्म करते हैं। बेसिकली आप जो ETL परफॉर्म करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन और लोड का फिनोमेना जो आप अप्लाई करते हो वो स्टेजिंग एरिया के अंदर करते हो, ठीक है। एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फॉर डाटा लोडिंग टेक प्लेस इन द स्टेजिंग एरिया। तो जो आपका ऊपर हमने डायग्राम में ये वाला पोर्शन देखा था ETL का, तो दिस ETL is performed at a data staging process and then this data first store and then send to your data warehouse। क्लियर है बेटा ये दोनों पॉइंट्स? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम या इशू? ठीक है, देन फिर आगे चलता है। डाटा स्टोरेज कंपोनेंट्स क्या है बेटा, डाटा स्टोरेज कंपोनेंट्स में हमारे पास क्या है, डाटा स्टोरेज फॉर डाटा वेयर हाउस इज सेपरेट रिपोजिटरी, ठीक है। सो वी हैव टू कीप द डाटा इन स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर एनालिसिस। तो हम डाटा रिपोजिटरी के अंदर या डाटा स्टोरेज के अंदर जो है वो सेपरेटली जो डाटा क्यूब्स हैं उनमें प्लेस किया हुआ होता है, और फिर हम सुटेबल एनालिसिस के लिए उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में रख रहे होते हैं। मोस्ट ऑफ द डाटा वेयर हाउस एम्प्लॉय रिलेशनल डेटाबेसेस मैनेजमेंट सिस्टम और मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस। तो हम क्या करते हैं बेटा, नॉर्मली जो डाटा वेयर हाउस है वो आपको मालूम है, मैंने यही बताया कि आप यूज ही किन पे कर रहे होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस के ऊपर या फिर आपके जो डाटा मल्टी डायमेंशनल डेटाबेसेस फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। तो इन या क्यूब्स की फॉर्म में होता है डाटा। तो इन दोनों फेजेस के अंदर जो आपका डाटा है उसको हम जो है वो यूटिलाइज करते हैं या प्लेस करते हैं ना डाटा स्टोरेज। इनको मजीद डेप्थ में हम आगे देखेंगे बेटा। अब इस तरह होता है बेटा कि आपका जो डाटा वेयर हाउस जहाँ पे हम थे ना, मतलब ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ अब मैं आ गया हूँ। इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये कैसे इंफॉर्मेशन डिलीवरी होती है इसमें। तो जो इन्फॉर्मेशन डिलीवरी होती है बेटा इस तरह होती है कि दैट इज योर डाटा वेयर हाउस पार्ट एंड दीज आर योर डाटा मार्ट्स। डाटा मार्ट्स में हमने बता दिया, आपको एक्सप्लेन किया कि क्या कर रहे हैं आप इसमें, जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के डाटा को मार्ट्स की डाटा मार्ट्स में रख रहे हैं। सही है। लेट्स सपोज HR का डाटा इसके अंदर, और आपका ये कह लें कि अकाउंट्स का डाटा इसके अंदर, आपके एम्प्लॉयज का डाटा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ रखी। देन वी हैव अप्लाई इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं बेटा, हर किसी के लिए क्या HR का डाटा मार्केटिंग वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, या HR का डाटा, अकाउंट्स का डाटा आपके मार्केटिंग वालों के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या वो यूज कर सकता है उस डाटा को? बताएं बेटा आप लोग। नो सर। नो सर। नहीं, क्योंकि भाई HR वाला जो डाटा है वो उस पर माइंड, अगर वो कुछ गेट करना चाह रहा है तो HR वाला HR वाले डाटा से गेट कर सकता है। अगर आप उसको साथ अकाउंट्स का डाटा भेजेंगे तो वो क्या करेगा, अकाउंट्स का डाटा पहले अलग करके साइट पे करेगा, फिर उस पे HR के डाटा पे प्रोसेसिंग करेगा ना, क्योंकि ही और शी इज एक्सपर्ट इन देयर डोमेन, नॉट इन ऑल द डोमेन्स। तो हम क्या करते हैं बेटा, डाटा वेयर हाउस से डाटा मार्ट्स जब बनाते हैं ना, तो फिर हम वो स्पेसिफिक डाटा टूवर्ड्स दूस पर्सन भेजते हैं जिन्होंने उस पर काम करना होता है। मार्केटिंग का डाटा मार्केटिंग वाले को, HR का डाटा HR वाले को, अकाउंट्स का डाटा अकाउंट्स वाले को, ताकि वो उसमें से इंसाइट्स निकाले, वो उस पर क्यूरी करे, कोई एनालिटिकल क्यूरी करे, ताकि आपकी इंक्रीज की जा सके सेल्स, ताकि आपके बिजनेस को दिया जा सके प्रॉफिट। ठीक है बेटा।
तो अगर मार्केटिंग वाला अकाउंट्स के डाटा को देखता रह गया तो उसने तो उससे कोई इंसाइट नहीं निकालना। तो मार्केटिंग वाला क्या करेगा बेटा, वो देखेगा कि क्या क्या इन पास्ट स्ट्रेटेजीज अप्लाई की गई जिससे सेल्स इंक्रीज हुई थी, और इन फ्यूचर हम क्या ऐसी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें कि हमारी सेल जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है टू गिवन द प्योरिफाइड डाटा टू द पर्सन। जी अनस। चल भाई और क्या है? अबे भाई बात सुनो, पैसे ज्यादा ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं इंफॉर्मेशन डिलीवरी कंपोनेंट में, वेदर यू यूज एन ऑनलाइन इंट्रानेट इंटरनेट ईमेल सर्विसेज, देन यू हैव टू क्रिएट एडहॉक रिपोर्ट्स फ्रॉम दैट डाटा। ठीक है, यू कैन मेक अ कॉम्प्लेक्स क्यूरीज फॉर दैट डाटा, यू हैव टू अप्लाई management decision on the analysis. ठीक है, you can apply statistical analysis, you have find out the data mining, you can apply data mining to get insights of the data। और EIS feeds normally आपके जो समझ लें कि ईमेल्स के थ्रू आपका फीडबैक गेट करते हो ना सोशल मीडिया पे, तो उनको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो जो फीडबैक्स आए होते हैं उनसे क्या गेट किया जा सकता है। तो फिर ये बेटा ये जो आप देख रहे हैं ना ये लास्ट में कि आपका ये जो रिपोर्टिंग वाला है अकाउंट्स वाला, ये किस तरह की रिपोर्ट जनरेट करेगा, किस तरह की कॉम्प्लेक्स क्यूरीज अप्लाई करेगा, सेम एज इट इज। आप ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं कि डाटा माइनिंग का टूल जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, या जो फीडबैक्स आए हैं उन पे क्या डिसीजन लिया जाना है, तो ये एनालिटिकल प्रोसेसिंग ये लोग कर रहे होते हैं। सही। अब डाटा वेयर हाउसेज एंड डाटा मार्ट्स क्या होता है? ठीक है, अब जो बात हम समझ चुके हैं डाटा मार्ट्स में क्या है, बेसिकली डाटा मार्ट में हम एक सिंगल फंक्शनल एरिया होता है जहाँ पे आप जो है वो डाटा को स्टोर कर रहे हैं। सही, कि वो जो है आपके प्रिसाइज डाटा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं डाटा मार्ट इज फोकस्ड ऑन अ सिंगल फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंगल फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि या तो आप HR का डाटा रखते हैं, ठीक है, या अकाउंट्स का डाटा रखते हैं, एंड कंटेन्स अ सबसेट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटा वेयरहाउस। और वो समहाउ पूरा का पूरा डाटा कैरी नहीं कर रहा, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सबसेट ऑफ डाटा ले रहा है। ठीक है, तो डाटा मार्ट्स क्या हेल्प करते हैं आपको? डाटा मार्ट्स हेल्प्स टू enhance users response time ड्यू टू रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ डाटा। वरना बेटा क्या होगा कि यूजर उस वॉल्यूम ऑफ डाटा में ही फंसा रहेगा कि इतना पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है वो, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के डाटा में जितनी भी उसकी डिपार्टमेंट्स हैं सब मौजूद है। तो हमने क्या किया बेटा, हमने वर्क स्मार्टली उस डाटा को सेग्रीगेट किया, पुट किया इन डाटा मार्ट्स के अंदर, और उसकी जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उन डिपार्टमेंट्स की उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर रख दिया। तो अब आपके डाटा मार्ट के अंदर वो आपका पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑफ डाटा नहीं है, बल्कि वो डाटा है जो आपका टिपिकल अप्रोच वाला डाटा है, मीन्स जिसको आपने यूज करना है। अच्छा, दो अप्रोचेज होती हैं, टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, उनको हम देखेंगे कि किस तरह इंप्लीमेंट होती हैं। ये बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर, और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और ये बेसिकली जो रिसर्चर्स थे उन्हीं ने जो है ना किम्बेल अप्रोच जो है वो नॉर्मली नाम भी है इसका, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उन पे हम देखेंगे कि क्या होती हैं इन डेप्थ। 3 टाइप्स ऑफ डाटा मार्ट्स आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और हाइब्रिड। नॉर्मली आपकी जो डाटा मार्ट्स है बेटा वो 3 तरह के होते हैं, या तो डिपेंडेंट होता है, या इंडिपेंडेंट होता है, या हाइब्रिड होता है। जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट, उसको समझना है आपने। इन डिपेंडेंट डाटा मार्ट, डाटा इज सोर्स्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डाटा वेयरहाउस इटसेल्फ। तो नॉर्मली आप जो है वो आपका जो डाटा वेयरहाउस है, डाटा जो है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? इन द डाटा वेयरहाउस। ठीक है, दिस इज टॉप डाउन अप्रोच बिकॉज द पोर्शन ऑफ रीस्ट्रक्चर्ड डाटा इनटू डाटा मार्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड डाटा सोर्स। तो नॉर्मली बेटा कुछ भी नहीं है। देखें, अगर आप इस स्पॉटलाइट को देखें जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपका डेटाबेस मतलब ETL से डाटा आ रहा था। सही है, इस ETL से डाटा आपके डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज से आ रहा है। तो आपने क्या किया बेटा, आपने इन सारे डाटा रिसोर्सेज से डाटा वेयर हाउस में डाटा को भेजा जब, तो फिर आपने रीस्ट्रक्चर्ड किया अपने डाटा को। जैसे ही आपने बेटा रीस्ट्रक्चर्ड किया डाटा को, तो आपके मार्ट्स बनना शुरू हुए, डाटा मार्ट्स जिन्हें आप कह रहे हो। तो यही बात की है बेटा उन्होंने कि ना डिपेंडेंट डाटा मार्ट, डाटा इज सोर्स्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डाटा वेयर हाउस। तो जो डाटा मार्ट के अंदर डाटा आता है वो कहाँ से आता है? डाटा वेयर हाउसेज से आता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपका जो इस डाटा मार्ट्स का सोर्स होता है वो कौन होता है? वो इटसेल्फ डाटा वेयर हाउस होता है। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच कैसे है? देखें बेटा, टॉप डाउन अप्रोच इस तरह है कि डाटा वेयर हाउस डाटा सोर्सेज से डाटा गेट कर रहा है,
और फिर डेटा वेयर हाउस डेटा भेज रहे हैं डेटा मार्ट में। तो टॉप डाउन अप्रोच इस तरह है, ठीक है बेटा। और बेसिकली जो डेटा मार्ट्स हैं वो क्या कंटेन कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर डेटा आ रहा है किन से, डेटा वेयर हाउसेस से टुवर्ड्स देयर डेटा मार्ट्स। तो और आपका जो डेटा वेयर हाउस है वो एज अ सेंट्रल पार्ट एक्ट कर रहा है। क्लियर है बेटा, फ्लो समझ में आया? कोई सवाल है इसमें तो पूछें आप लोग। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? सर डेटा वेयर हाउस के बाद जब डेटा आगे जा रहा है तो जी सर जी, इन सब का फॉर्मेट एक हो गया है या अलग अलग है? अलग अलग नहीं होगा बेटा, आपने क्या करना है। एक ही फॉर्मेट होगा ना जी फिर? जी, एक ही फॉर्मेट होगा। ठीक है सर। डेटा वेयर हाउस में बेटा जब डाटा आया वो तब भी एक ही फॉर्मेट में आया है। जो डाटा सोर्सेज है ना, इनमें भी डाटा एक ही फॉर्मेट के अंदर मौजूद है। तो सर जब सोर्सेज डिफरेंट है तो सर डिफरेंट फॉर्मेट का डेटा नहीं होगा फिर? नहीं नहीं बेटा, ये ETL के बाद आया ना, आप इस डायग्राम को अच्छा देखो। ETL के बाद, सही, ठीक है, तो फिर सही जब है। वो ये देखें, ये आया ETL के बाद ना, तो ETL में तो हम वो सारे प्रोसेसेस अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है सर। डिफरेंट सोर्सेज मींस, अब मैं समझाता हूँ ये डिफरेंट सोर्सेज और ये क्या है, मैं समझा तो आप गेट कर जाओगे। देखिए डाटा सोर्सेज मींस के ये इनके आउटलेट्स हैं। समझ लो ये लकी वन है, जे डॉट का, ये डॉल्मेन मॉल वाला है। इन सब में अगर वो क्लासिफाई करना चाह रहे हैं कि जे डॉट में ये वाला परफ्यूम कितना बिका है, तो डेटा मार्ट 1 बन गया उनका। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होता नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहा हूँ कि किसी एक परफ्यूम की कैटेगरी को सारे आउटलेट्स में देखा और उसका एक मार्ट बना दिया। फिर दूसरी कैटेगरी को सारे मार्ट्स में देखा और उसका डाटा मार्ट बना दिया। फिर तीसरी कैटेगरी को सारे डाटा सोर्सेज में मींस के आउटलेट्स में देखा और उसका एक मार्ट बना दिया। तो आप इस तरह करके जो समझाने की कोशिश है वो ये है कि आपके सोर्स के अंदर तो सारे डाटा मौजूद है, आपने अलग अलग करके ना सबकी अलग अलग डिटेलिंग बना दी। तो ये आपने काम किया होता है डिपेंडेंट के अंदर। अब क्लियर हुआ पॉइंट बेटा? जी सर ये सर। डेटा मार्ट क्या होता है, मार्ट? मार्ट बेटा, मार्ट बेसिकली क्या कंटेन कर रहा होता है? डेटा मार्ट बेटा इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि आपकी जो कंपनी होती है ना, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन होती है। आप अगर अलग अलग सारे डिपार्टमेंट्स की इंफॉर्मेशन को प्लेस्ड कर दें इन अ सिंगल चंक, इन अ सिंगल क्यूब, वो जो क्यूब है बेटा वो डाटा मार्ट कहला रहा होता है। सही है? ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन या आगे चलें? आपने गेट कर लिया डिपेंडेंट डाटा मार्ट क्या होता है? समझ में आया है सबको? रुक जाओ, एक बच्चे से किसी से भी पूछते हैं वो समझाएगा। मैं क्योंकि आप लोगों को आ गया, आपने बोला ही नहीं समझ में नहीं आया। यासिर, जी सर। क्या समझ में आया है इस डायग्राम से और इस स्लाइड से? सर इसमें हमने ये समझा था पहले कि डेटा जो हमारा है मार्ट जो है वो 3 तरह का होता है, जी यानी कैटेगरीज पढ़ी थी हमने, डिपेंडेंट पढ़ा। ठीक है, डिपेंडेंट में अप्रोच जो है वो हमने बताई कि ये जो है वो टॉप डाउन अप्रोच यूज होती है कि पहले जो हमारा डेटा सोर्स से आता है, गुड। देन डेटा वेयर हाउस में जाएगा और उसके बाद जो है हमारे पास जो है वो मार्ट बनते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मतलब डाटा जब वेयर हाउस में आएगा तो उसे रीस्ट्रक्चर किया जाएगा डाटा को और देन उसे सेंड किया जाएगा टुवर्ड्स डाटा मार्ट। ठीक है भाई, सेक्शन समीर ने तो सेक्शन सी से बचा लिया सब, यासिर ने सॉरी। अब हम आते हैं सेक्शन ए की तरफ। आयशा एक्सप्लेन करें भाई। जी सर। सर जो हमारी डेटा सोर्सेज होती हैं वो जी जी, जो है अलग अलग, फॉर एग्जांपल कंपनीज से आती हैं, वो एक डेटा वेयर हाउस में जाती हैं और हर कैटेगरी अलग अलग सोर्सेज की सेम कैटेगरी को जो है हम डेटा मार्ट के अंदर डाल देते हैं। मानूर बेटा अब आप बताएं सेक्शन बी। यस सर। सर डिफरेंट कंपनीज का जो डेटा होता है डेटा मार्ट में मतलब आता है उसके बाद फिर टॉप डाउन अप्रोच स्ट्रक्चर्स में मतलब होता है, फिर टॉप डाउन अप्रोच से फिर वो डेटा मार्ट्स में हो जाता है। सबने बता के ना जान छुड़ा ली।
ठीक है। अब इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स आर स्टैंड अलोन सिस्टम्स वेयर डेटा इज एक्सट्रैक्टेड, ट्रांसफॉर्म एंड लोडेड फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरनल डेटा रिसोर्सेज। इट मींस कि आपके पास जो बेटा इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट्स होते हैं ना, उसमें डेटा वेयर हाउस नहीं होता सेंटर में। द डेटा सोर्सेज डायरेक्टली सेंड डेटा टू डेटा मार्ट्स। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है ये इंडिपेंडेंट अप्रोच कहलाती है। देखिए, द वर्ड इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है ना कि डिपेंड नहीं कर रहा। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके जो डेटा मार्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इन नेचर है, ये स्टैंड अलोन सिस्टम है। जबकि जो डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है या ट्रांसफॉर्म हो रहा है या जो लोड हो रहा है वो डायरेक्टली आपके डाटा सोर्सेज से हो रहा है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ डाटा वेयर हाउस इन दैट डाटा मार्ट्स। ठीक है बेटा। अब जो थर्ड है, थर्ड अप्रोच जो है बेटा वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड से क्या मुराद है बेटा कि सम ऑफ द डाटा मार्ट्स मे गेट integrated with the data warehouse or maybe some may not integrated with data warehouse. They will directly get data from the data source. ठीक है बेटा। तो हाइब्रिड में दोनों अप्रोचेस यूज हो रही होती हैं और मे बी एक से ज्यादा अप्रोच भी यूज हो रही हो। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डाटा मार्ट कि वो किस नेचर पे बना हुआ है। की कोई एग्जांपल दें। किसकी बेटा, किसकी एग्जांपल देंगे? हाइब्रिड की? नहीं इंडिपेंडेंट की, जैसे डेटा सोर्स से डायरेक्ट डेटा मार्ट जी बन रहा है। देखें, नॉर्मली क्या हो बेटा, ETL के बाद आपका जो डाटा है वो प्योरीफाइड फॉर्म में था जो डाटा वेयर हाउस में गया। ठीक है, आप क्या कहते हैं, आप क्या ये करते हैं कि बजाय उसको डाटा वेयर हाउस में भेजने के डायरेक्टली डाटा मार्ट क्रिएट कर देते हैं। मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा ही इतना, मतलब एक छोटी सी, मतलब इस तरह समझ लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डील ही सिर्फ सेल्स में कर रही है। ठीक है, और उसने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम सिर्फ सेल्स के डाटा को ही डाटा वेयर हाउस में रखेंगे, बाकी किसी डाटा को नहीं रख रहे हैं। तो जब वो ऐसा करेंगे तो आपके डाटा वेयर हाउस में और डाटा सोर्स में एक ही जैसा डाटा रखा हुआ है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली जो है वो उसके डाटा मार्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो फिर डाटा वेयर हाउस के अंदर रीस्ट्रक्चर्ड के फिनोमेना में नहीं जाएगा, क्योंकि डाटा सोर्स में भी वही चीज रखी है जो डाटा मार्ट में आ रही है। जबकि हम पहले क्या कह रहे थे कि हम कह रहे थे कि वो रीफ्रेज होती है, रीस्ट्रक्चर्ड होती है, देन फिर आपके डाटा मार्ट्स में आती है। तो इंडिपेंडेंट फेज में ऐसा नहीं होता। तो वो डायरेक्टली जो आपके डाटा सोर्सेज हैं वो डायरेक्टली डाटा सेंड करते हैं टू देयर डाटा मार्ट्स। सर तो इसमें फिर डेटा सोर्स पे डिपेंड होती है सारी बात। हाँ, तो बेसिकली जो आपका ये फेज होता है इसमें सारी की सारी जो फिजिबिलिटी होती है या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेटा, वो आपके डाटा सोर्स की होती है कि आपका डाटा सोर्स बहुत ज्यादा प्यूरिफाई हो गया है, उस पर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग होके आती है। क्लियर है पॉइंट? इसी तरह आपका हाइब्रिड मोड होता है कि मे बी आप डाटा वेयर हाउस से भी गेट करना चाह रहे हो और डाटा मार्ट से भी इंफॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हो, तो देन इट्स अप टू यू कंप्लीटली कि आप किस अप्रोच की तरफ जाते हैं। तो ये 3 अप्रोचेज हैं बेटा डाटा मार्ट्स की जो हम यूज करते हैं। अब हमने देखना है सर हाइब्रिड की एग्जांपल बताना। हाइब्रिड की एग्जांपल देखें। आपने क्या किया, जैसे यहाँ आप देखें ये स्कीमा जो है ना ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपकी जो, अच्छा ये अभी आपने पढ़े भी नहीं है स्कीमा, तो उनको हम डेप्थ में देखेंगे कि आपके ये जो सोर्सेज है ना बेटा, जैसे आप डाटा मार्ट 3 और 4 को देखें तो ये क्या कर रहे हैं, डाटा इससे भी गेट कर रहा है और डाटा इससे भी गेट कर रहा है। तो इट मीन्स कि यू कैन गेट डाटा फ्रॉम बोथ अप्रोचेस, यू कैन गेट डाटा फ्रॉम बोथ अप्रोचेस। मीन्स कि आप जो है वो इंडिपेंडेंट वे में भी गेट कर रहे हैं डाटा एक ही सिस्टम के अंदर, और उसी के अंदर जो है वो आप दूसरी वे में भी अप्रोच में भी गेट कर रहे हैं डाटा। मतलब कि आपने अगर डाटा वन सोर्स 1 को देखें, वो कह रहा है कि वो जो है वो इंडिपेंडेंट अप्रोच से जो है वो डाटा मार्ट जनरेट कर रहा है, जबकि जो डाटा मार्ट 2 है वो आपके पास जो है वो डिपेंडेंट अप्रोच से डाटा को गेट कर रहा है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द डाटा और द अप्रोच वी यूज्ड कि हमारी नीड क्या है, हम किस अप्रोच के थ्रू जाएंगे। ये आगे एग्जांपल्स आएंगे इन सब के डेप्थ में, तो उनको यूटिलाइज करते हुए जो है हम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और हाइब्रिड की अप्रोचेस को यूज करेंगे। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस के डाटा पे डिपेंडेंट होता है कि उनके पास डाटा किस तरह का मौजूद है। क्लियर है बेटा? ओके, देन आपके पास है बेटा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जब हम एडवांटेजेस की बात करते हैं
तो सबसे बेसिक चीज क्या है बेटा, डाटा मार्ट कंटेन अ सबसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाइड डाटा। तो सबसे अच्छी चीज ये है कि बेटा उसके अंदर सबसेट ऑफ डाटा मौजूद होता है, बजाय इसके कि पूरे डाटा को देखने के हम अपने रिक्वायरमेंट के डाटा की तरफ जाएंगे। दिस इज वैल्यूएबल बिकॉज a specific group of people in an organization related to that। तो आपकी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल उस डाटा मार्ट से रिलेट करते होंगे तो वो डाटा उनको डायरेक्टली दे दिया जाएगा। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू द डाटा टू अ डाटा वेयर हाउस विच कैन टेक हाई कॉस्ट टू बिल्ड। तो नॉर्मली ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है कि बजाय आप जो है वो हर बार अपने डाटा को जो है वो डाटा वेयर हाउस की तरफ लेके जाए, यू कैन मेक अ डाटा मार्ट्स ऑफ दैट डाटा। डाटा मार्ट अलाउज फास्टर एक्सेस ऑफ डाटा। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, जब डाटा मार्ट में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और तो उसको गेट करना भी आसान है। डाटा मार्ट इज इजी टू यूज एज इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर द नीड ऑफ इट्स यूजर। तो आपको मालूम है कि आप बेसिकली डाटा मार्ट बना ही अपने यूजर की नीड के अकॉर्डिंग रहते हैं। तो डाटा मार्ट कैन एक्सेलरेट बिजनेस प्रोसेसेस। तो एक्सेलरेट मीन्स के रन आउट करेगा बहुत फास्टली और रैपिडली। अच्छा, डाटा मार्ट्स नीड लेस इम्प्लीमेंटेशन टाइम कंपेयर टू डाटा वेयर हाउस सिस्टम। तो बजाय इसके कि आप पूरा एक डाटा वेयर हाउस सिस्टम जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं फॉर एवरी एस्पेक्ट्स, तो आप जो है वो डाटा मार्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन इजी कर सकते हैं और टाइम भी कम लगता है, क्योंकि जो डाटा वेयर हाउस है वो कंप्लीट का कंप्लीट होल एंड सोल डाटा बेस कंटेन कर रहा है आपका, सही है। जबकि जो आपके डाटा मार्ट्स है वो कंटेन कर रहे हैं सबसेट ऑफ डाटा, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है बेटा, अब जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसी तरह, मतलब जिस तरह उसके फायदे नजर आ रहे थे ना, प्रॉब्लम्स भी वैसी होने जा रही हैं। Many time enterprise create too many disparate and unrelated data marts without much benefits। तो नॉर्मली क्या होता है कि क्या है कि हम तो ये समझ रहे होते हैं कि हम मार्ट्स बना रहे हैं, इजी होता चला जा रहा है, लेकिन एट द एंड जब हम 10 साल बाद या 20 साल बाद या जब हम देखने जाते हैं अपने डाटा वेयर हाउस को दोबारा, तो हम देखते हैं कि वहाँ एक भरमार बनी हुई है डाटा मार्ट्स की। फिर खुद जो है ना कंफ्यूज हुए होते हैं कि ये क्यों बनाया था, ये वाला डाटा मार्ट किससे रिलेटेड है, क्योंकि वहां पे तो लिंक भी खत्म किए हुए थे आपने तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन और सबसेट ऑफ डाटा रखा था। तो वो फिर आपके लिए जो है बेटा वो डिफिकल्ट हो जाता है और इट इज बिकम अ बिग हर्डल टू मेंटेन। ठीक है बेटा, आपने पहले क्या किया, उसके जो है की पॉइंट्स नोट करते रहे। इसकी सबसे आसान एग्जांपल ये देता हूँ कि आप जो है बेटा हर चीज का ना शॉर्ट फॉर्म बनाते रहो, सही है। और जब BS8 पास आउट हो तो उसके बाद उन सारे ना शॉर्ट फॉर्म्स को समझने की कोशिश करो कि ये किस सेमेस्टर में किस चीज के लिए बनी थी, तो आप समझ सकते हो। सर हमें इतना वेट करना पड़ेगा? मतलब तुम 2 साल बाद चेक कर लेना, समझो ना, वेट छोड़ो। तुम 2 साल बाद कर लेना बस, मतलब इस सेमेस्टर में ले लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं, जितने भी आपके 4-5 कोर्सेज है ना, उनकी सब की ना शॉर्ट मतलब चीजें जब टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उनके की पॉइंट्स बनाते रहो छोटे छोटे करके, ठीक है। उसके बाद फिर जो है ना सेमेस्टर के एंड में जब पेपर हो जाए उसके 1 महीने बाद हमें फिर वो की पॉइंट समझाना, तो समझा लोगे? बेटा इजीली समझा लेंगे आप वो बातें जो आपने उस वक्त अपनी याददाश्त के लिए लिखी थी, ठीक है। तो मुश्किल हो जाती है चीजें, तो इसलिए फिर उसको मेंटेन भी नहीं किया जा सकता। डाटा मार्ट कैन नॉट प्रोवाइड कंपनी वाइड डाटा एनालिसिस एज देयर डाटा सेट इज लिमिटेड। तो ऑब्वियस ही बात है कि डाटा मार्ट में हम पूरी कंपनी वाइड डाटा तो एनालिसिस नहीं कर रहे होते, आप तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डाटा को एनालाइज कर रहे होते हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि आपकी जो डाटा मार्ट है वो कंप्लीट कंपनी वाइड डाटा की एनालिसिस प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ रिसोर्स लिमिटेड डाटा की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है, सही है। अब हम देखते हैं मेटा डाटा इन डाटा वेयर हाउस। तो मेटा डाटा इज सिंपली डिफाइंड एज द डाटा अबाउट डाटा, के वही कहा कि ना डाटा को एक्सप्लेन कर रहा होता है वो डाटा। फॉर एग्जांपल द इंडेक्स ऑफ अ बुक सर्व्स एज अ मेटा डाटा फॉर द कंटेंट इन द बुक। तो जो आपका टेबल होता है बेटा बुक का, कंटेंट टेबल जिसे आप कहते हो, जिसपे लिखा होता है चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3, जो पहला दूसरा पेज होता है जिसे इंडेक्स पेज आप कह रहे होते हो, तो वो क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो आपको ये एक्सप्लेन कर रहा होता है इस बुक में आप क्या क्या चीजें पढ़ेंगे या किस किस चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस बुक में मौजूद है। तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मेटा डाटा। क्लियर हुआ बात बेटा? पॉइंट क्लियर हुआ ये मेटा डाटा? टाइटल जी सर। नहीं टाइटल नहीं, टाइटल तो होता है बेटा, टाइटल तो लेट्स सपोज आप कोई भी बुक ले लें, मतलब हम कहते हैं कि आप बिगिनर अप्रोच टू रिएक्ट डेवलपर बुक का नाम है। अब उसमें क्या है, वो आपका जो कंटेंट टेबल है ना वो आपको एक्सप्लेन करेगा।
तो जो बहुत ज्यादा बिगिनर है तो वो तो उसको ले लेगा, लेकिन जो थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के हैं तो फिर वो चैप्टर शुरू करेंगे जो उनको जिनकी नीड है, तो वो डायरेक्टली बजाय इसके कि पूरी बुक पढ़ें वो क्या करेंगे, वो उन चैप्टर्स पे मूव कर जाएंगे। तो जो कंटेंट होता है ना आपका, जो टेबल होता है, वो आपको सर्व कर रहा होता है एज अ मेटा डाटा ऑफ योर बुक। ठीक है, मेटा डाटा इज द रोड मैप टू डाटा वेयर हाउस। तो बेसिकली जो मेटा डाटा है वो बेसिकली जो रोड मैप है वो डाटा वेयर हाउस के लिए वही है कि आप जो डाटा की इंफॉर्मेशन है वो आपको जो है वो बहुत ज्यादा रखनी होती है कि विच टाइप ऑफ डाटा इज दिस एंड विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग्स टू दैट डाटा। तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। तो बेसिकली मेटा डाटा एक्ट एज अ डिक्शनरी। दिस डिक्शनरी हेल्प द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टू लोकेट द कंटेंट्स ऑफ डाटा वेयर हाउस। और ये डिक्शनरी जो है बेटा डायरेक्टरी जो है वो हेल्प आउट करती है कि डाटा वेयर हाउस का कौन सा कंटेंट कहाँ रखा है, उसकी पोजीशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। ठीक है, टैग्स होते हैं बेसिकली, इसको समझ लो। अच्छा, अब हमारे पास जो टाइप्स हैं बेटा मेटा डाटा की, उनको हम देखते हैं। ऑपरेशनल मेटा डाटा। ऑपरेशनल मेटा डाटा क्या होता है बेटा, इन सेलेक्टिंग डाटा फ्रॉम द सोर्स डाटा फॉर द डाटा वेयर हाउस यू कैन स्प्लिट रिकॉर्ड, कंबाइन पार्ट ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज फाइल। ठीक है, और डील विद मल्टीपल कोडिंग स्कीम्स एंड फील्ड्स लेंथ। तो ये जो चीजें हैं बेटा ये ऑपरेशनल होती हैं कि आपने स्प्लिट कर दिया रिकॉर्ड को या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रिकॉर्ड को कंबाइन कर दिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्स फाइल्स। ठीक है, या आपने डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स ली और फील्ड लेंथ चेंज कर दी, या डील विद मल्टीपल कोडिंग स्कीम्स मीन बेटा कि यू हैव डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस। मीन्स कि एसक्यूएल का डाटा है, ओरेकल का डाटा है, ठीक है, और आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, तो उन मल्टीपल कोडिंग स्कीम से मुराद वो डाटा है। ठीक है, when you deliver information to the end user you must be able to tie that back to the original source data set। तो जब आप इंफॉर्मेशन अपने एंड यूजर को देते हैं तो लेकिन आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से मौजूद होनी चाहिए फ्रॉम द ओरिजिनल डाटा से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओरिजिनल डाटा बेस ही उड़ा दिया और आपने जो बनाया वही सब कुछ है आपके लिए। ठीक है, तो कभी भी आप ऐसा नहीं करते। ऑपरेशनल मेटाडाटा कंटेन्स ऑल दिस इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑपरेशनल डाटा सोर्सेज। तो नॉर्मली आपका जो ऑपरेशनल मेटाडाटा होता है बेटा वो सारी की सारी ऑपरेशनल डाटा सोर्सेज की इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा होता है। ठीक है, जैसे आपका टेबल नेम होता है ना, तो वो आपका मेटाडाटा होता है एक तरह आपकी उस डेटाबेस का, मतलब टेबल कस्टमर। तो इट मींस कि यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट दिस टेबल कंटेन द कस्टमर इंफॉर्मेशन। पूरे डेटाबेस के अंदर वो प्रोमिनेंट होता है आपके लिए, जो नाम है वो उससे आप उसको जो है वो गेट कर लेते हो कि इस डाटा के अंदर जो है वो किस तरह की चीजें मौजूद है। बुकिंग का डाटा, बुकिंग टेबल, तो इट मींस कि यू प्लेस्ड बुकिंग डाटा इन दैट टेबल। तो ये जो मेटा डाटा था इस तरह आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। जो सेकंड टाइप है एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन मेटा डाटा, वो क्या होती है, उसमें क्या करते हैं हम बेटा, यू हैव टू डिराइव्ड एक्सट्रैक्ट मेथड्स फॉर गेटिंग डाटा फ्रॉम द सोर्सेज। बेसिकली ये काम होता है। Extraction and transformation metadata contains data about the extraction of data from the source systems, whether the extraction frequencies means कि जो लेंथ होती है डाटा की, जो अमाउंट है डाटा की। ठीक है, एक्सट्रैक्शन मेथड क्या क्या एक्सट्रैक्शन मेथड रूल्स अप्लाई किया आपने, बिजनेस रूल्स फॉर एक्सट्रैक्शन डाटा कि कौन कौन से बिजनेस रूल्स इंप्लीमेंट किया आपने, कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजीज अप्लाई की टू गेट दैट डाटा। ठीक है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन about the data transformation that takes place in the data staging area, कि आपने ट्रांसफॉर्मेशन किस वे में की है और वो इन्फॉर्मेशन कैसे गेट की थी। मींस कि आपकी फाइल जो है वो CSV फॉर्मेट में थी तो आपने उसको एक्सेल में कन्वर्ट किया, तो किन अप्रोचेस को यूज करते हुए किया बेटा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की स्ट्रेटेजीज हैं वो सारी की सारी जो आप टेक प्लेस करते हो स्टेजिंग एरिया के अंदर, उन सब की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये है बेसिक इसका कॉन्सेप्ट। और एंड यूजर मेटा डेटा क्या है बेटा, वो सबसे सिंपल, मतलब एंड पे आप पहुंच गए। द एंड यूजर मेटाडाटा इज द नेविगेशनल मैप। नेविगेशनल मैप मींस इट प्रोवाइड डायरेक्शन टू द डाटा वेयर हाउस के इस तरफ जाएंगे तो ये डाटा है, इस तरफ जाएंगे तो ये डाटा है, दैट इज दिस। इट enables the end users to find information about the data warehouse। तो आपके एंड यूजर को इजीली एनेबल करता है कि वो जो टैगिंग होती है एंड यूजर के मेटाडाटा की, उसके थ्रू आप जो है वो बजाय इसके कि पूरे डाटा को डिग आउट करो, आप डायरेक्टली जो है बेटा सिर्फ उसी डाटा की तरफ मूव करते हो जिसमें इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। बस ये है बेटा आज का टॉपिक और आज का लेक्चर। किसी ने कोई चीज